और हनीप्रीत के पति विश्वास गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। सिस्टर की शादी थी सिरसा डेरे में ही। जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसमें बाबा जी भी आया, ये गुरमीत सिंह, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सारा सेटअप कर दिया। जब उसने बिग बॉस का सेटअप किया उसमें उसने क्या किया, एक तो मेरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ हनीप्रीत, सेकंड बाबा का लड़का बहू, बाबा की दोनों लड़कियां, दोनों दामाद, और बाबा की जो छोटी लड़की है उसकी 2 नंदे हैं, 2 नंदे और उसके दामाद। 6 फैमिलीज को गुफा में रात को घुसा लिया। और हमारी जितनी भी फैमिलीज थी, मेरे घर पे मेरे फादर हैं, ये जसमीत की मदर है या दादी हैं, सबके घरों में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये लोग फौरन चले गए घूमने 28-30 दिन के लिए। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम इसको बता नहीं रहे कि कहाँ गए, इसलिए हमने उन्हें बाहर भेज दिया घूमने। तो 28 दिन उन्होंने हमें बिग बॉस खिलाया वहाँ गुफा के अंदर। हाँ जी, बिग बॉस खेलने कितने लोग गए थे और आपके बाकी जो लोग थे उनके आपके बारे में क्या बोला? मैंने आपको क्लियर किया कि एक तो बाबा जी की लड़का बहू, एक कपल वो, दोनों लड़कियां, दोनों दामाद बाबा जी की, चौथा कपल मैं, और 2 कपल जो छोटी लड़की के लड़की और दामाद थे 2। 6 कपल उन्होंने अंदर लिए और सबके घरों पे ये मैसेज दे दिया कि उनको फौरन भेज दिया गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो बिग बॉस खिलाना था तो बाबा ने उसको हैंडल करना था, तो कैसे कहता कि मैं अंदर बिग बॉस खिला रहा हूँ। सबसे छुपा के गेम हुआ। तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, फिनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज़ भी आती थी। तो उसमें एक ही जो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो पनिशमेंट थी, अगर कोई गलती करता है उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा, 10 का 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने करा भी गलती कम करेंगे, भी क्यों पनिशमेंट लें, यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। तो जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी, 10-20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। उसका कारण ये था क्योंकि हमने भी 1-2 गलती करी, एक बार हम भी अंदर गए, बाबा की फैमिली भी गई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट करा कि जो हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है, वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से। तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही है। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। एक विचार से बात थी कि हनीप्रीत रात को चली जाती थी, तो ऐसा हनीप्रीत के लिए एक्सेप्शन था या वो नहीं, उसका टाइम पीरियड इतना हो गया था कि सिमरन उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, वो समझो ना, 10 का 20, 1 घंटे का 2 घंटा, 2 का 4, 4 का 6, 6 के 12, वो ऐसे 2 दिन में सेटिंग आ गई टाइम की कि उसको उसी रूम में रहना है। वो तो उनकी चाल थी, बाबा गुरमीत राम रहीम की। आप बाद में प्लीज क्वेश्चन करें, अगर मैं प्लीज पहले आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जो मर्जी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो ये 28 दिन प्रोग्राम चला। जब 29वें दिन इसका रिजल्ट आना था तो हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज़्यादा सिमरन करा, जो भी करा। उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपये का कैश दिया गया बाबा की तरफ से। जैसे ये हुआ उसके बाद बाबा की सारी फैमिली, हम सारे बैठे थे, तो गुरमीत सिंह ने ये कहा कि वैसे तो हमने इसको बेटा बना रखा है और ये बेटी है,
कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिल करता है कि इसको ऑफिशियली बेटी बना दें, घोषित कर दें, भाई गोद ले लें। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जब गोद का वर्ड आया, जो हनीप्रीत है ना तो वो आज बाबा की बेटी है किसी भी रूप में, और ना ही वो गोद ली हुई बेटी है, क्योंकि उसका जन्म 1980 का है और बाबा का जन्म 1967 का है। 13 साल का डिफरेंस है। जो भी ऑफिशियली अडॉप्ट होता है उसको 21 साल कम से कम होना चाहिए। जब अडॉप्शन 2009 में हुई, कोई लीगली कार्रवाई नहीं हुई, ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भी मैं इसको लड़की बनाना चाहता हूँ। फैमिली से पूछा, वो कहते कोई बात नहीं, बनाओ जी। मेरे से पूछा, मैं कोई नहीं, बना लो जी। तो कहता ठीक है, फाइनल है, इसको लड़की बना लेते हैं। और आप लोग सब घर जाइए, और शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी डेरे की गुफा के अंदर, ओपनली नहीं। जो मोजिस बंदे थे, जो खास बंदे थे, 200-300 बंदे, वो सारे इकट्ठे कर लिए गए। मेरी फैमिली सबको बुला लिया गया वहाँ से। तो शाम को पार्टी करी, तो वहाँ का डेरे के प्रबंधक या जो भी था उस टाइम, उसने अनाउंस करा कि भाई ये आज से ये गुरुजी ने गोद ले ली है लड़की, और ये बाबा जी की मंझली बेटी है, बड़ी बेटी से सेकंड बेटी है, क्योंकि एज का डिफरेंस था, और ये बाबा जी का दामाद है। और आज से जो शाही परिवार, इस परिवार की इज्जत संगत में है, वो सारी इज्जत इनको दी जाएगी और आपको देनी है। और जो सिस्टम परिवार का है, ये हमारा परिवार है। ये अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो मैटर्स एंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद बाबा अपने जहाँ बैठता था वहाँ आके बैठ गया, और बाबा का परिवार बैठ गया, मेरी फैमिली भी आके बैठ गई, क्योंकि एक दामाद बना लिया था, मेरी फैमिली को भी बुला लिया गया। सबसे बाबा मिला, हाल चाल पूछ के जब सब उठ के जाने लगे, बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई। मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर, बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर, और ये यहाँ रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। मुझे हैरानी हुई, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने बंदों को कहता जाओ जाओ जाओ, इनको छोड़ के आओ। और जैसे इज्जत देते हैं ना कि इनको घर छोड़ के आओ, ये तो दामाद बन गए, इनको घर छोड़ के आओ, गाड़ियां लगाओ, मतलब उसने वो कोशिश करी। तो मुझे घर भेज दिया गया। सुबह हनीप्रीत का मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ गया, 10 या 10:30 का टाइम था, कि आप ले जाओ मुझे आके। तो उसी टाइम बाबा ने डेरे की एक जिप्सी, 2 जिप्सियाँ मुझे दे दी, गनमैन दे दिए, सरकारी दे दिए, पर्सनल PSOs दे दिए। जो डेरे का डमडमा था, Z+ का कह लो, डेरे का पर्सनल कह लो, दिखावा कह लो, वो सारा कुछ ने मुझे दे दिया। उसका मकसद ये था कि ये लड़का इस दिखावे में, पैसे में, पावर में धुत हो जाएगा, और लड़की के साथ मैं अपना काम चलाता रहूंगा। दुनिया की नज़र में पति पत्नी रहेंगे, काम मेरा चलता रहेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं और बताना चाहता हूँ। जब 1999 से पहले CBI के केसेस सारे खुल चुके थे, चार्जशीट भी मेरे ख्याल से हो चुकी थी, बहुत बदनामी भी हो चुकी थी साधवियों के इसमें, तो उसको ये चाहता था कि भाई एक पक्का बंदा रख लिया जाए, भाई ज़्यादा मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, एक पक्का अड्डा, एक मेरी बीबी के रूप में एक लड़की रहे, मैं उससे ही गुजारा कर लूँ, भाई बहुत बदनामी होगी, उम्र भी हो चुकी है, उम्र भी हो चुकी है। तो उसने ये पक्का इरादा किया, और ये फैक्ट है। आज जो भी मीडिया बोल रहा है, मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। तो मैं आया, मैं लड़की को ले गया। तो एक दिन नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर चला। वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है। वो नेक्स्ट दिन भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो जी, इनका 25 जनवरी का भंडारा होता है बड़े गुरु जी का, तो ये हर स्टेट में बनाते हैं। तो फर्स्ट वीक का यूपी में भंडारा था, तो एक दिन का ही गैप था शायद, तो बाबा वहाँ चला गया यूपी। तो हम भी बाबा के साथ थे, वो तो लड़की दामाद के। तो रास्ते में इनका भालगढ़ में एक आश्रम आता है, वो लड़की अभी मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही है, मेरी पर्सनल गाड़ी जो पहले हुआ करती थी। ठीक है कि वो बाबा की गाड़ियों में बीच में एडजस्ट होगी काफिले में, सिक्योरिटी में, वो अलग बात है। जब भालगढ़ रुके, बाबा ने लंच वगैरह जो लेना था लिया, हमने भी लिया। तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो,
आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का, वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे। वो जबकि कैबिन बंद होता है बाबा की गाड़ी में कोई, हाँ पार्टीशन होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पार्टीशन होता है। तो टेंट डला, वो हम बैठ गए, मैं गाड़ी चलाई। वहाँ से शायद 50 किलोमीटर ही है उनका आश्रम, 50 से 60 बालगढ़ के पास यूपी में। वहाँ जाकर उसने बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई आपने, ये है वो है। चलो कोई बात नहीं। जो बाबा की गुफा है उसके साथ ही शाही परिवार के जो रूम्स होते हैं बाबा की फैमिली के, और मेरे जो पहले भी रूम हुआ करता था वो पहले वहाँ शाही परिवार के साथ ही हुआ करता था। अब तो लड़की बना दी, मुझे वो रूम दे दिया गया। फिर वही प्रॉब्लम, रात के 9 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं लड़की का आना है नहीं आना। मेरे मदर फादर भी साथ थे, वो अपने अलग रूम में सो रहे थे। मैं बेचैन कि भाई क्या हुआ, अब भी नहीं आई। अब तो मैं डेरे में हूँ, अब मैं अपने घर में तो नहीं हूँ, अब तो आना चाहिए। उसका सामान भी सारा मेरे कमरे में पड़ा, कपड़ा लत्ता सब कुछ। जी वो सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहाँ भी नहीं आई। और मैं वहाँ पे एक साध्वी आश्रम होता है बाबा के साथ, और हमारे कमरे थे बीच में एक पार्क था। मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा, बेचैन रहा। और वो 4 दीवारी से कवर था, बाहर कोई देख नहीं सकता कौन है अंदर, क्या हो रहा है। तो जब बाबा का सेवादार सुबह 5 बजे उसने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर था ही, तो मैंने, उसका नाम धर्म सिंह था जो बाबा का खास सेवादार था उस टाइम। मैं कहा धर्मा भाई हनीप्रीत कहाँ है? तो जो साधवियाँ थी वो 5 बज चुके थे, 5-7 साधवियाँ भी बाहर आ गई। उन्होंने भी ये मेरी वर्डिंग सुन ली कि भी 100 कार्ड जीजा जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी हनीप्रीत कहाँ है। क्योंकि मैं जवाई तो था नहीं, मैं तो किराए का टट्टू था वहाँ एक तरह से। तो वो भी भुचक्का रह गया बंदा कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। तो वो चुप रह गया, उसने दरवाज़ा बंद करा, वो अंदर चला गया। विदिन 10 मिनट्स वो बंदा फिर बाहर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो भाई बुला रहे हैं। तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था। मैं एग्जैक्ट पोजीशन, सर्दियों के दिन थे, शाल ले रखी थी, और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे पे सर लिए बैठी थी और वो रो रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों रो रही थी? मैं भी घबरा गया। बाबा ने मुझे जाते ही कहा, बेटा तू इतने साल से यहाँ रहता है, तू हमारे साथ रहा, तेरा भी मन विचलित कर गया? बेटा हमें तो सारी रात से बुखार है, और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहाँ रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में, और तेरा मन खराब कर गया। और बाबा लिटरली रोने लगा, बाबा भी रोने लगा लड़की के साथ। उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि मेरा भी रोना निकल गया कि भाई तू गलत है, ये सही कह रहे हैं, भाई बुखार है, भाई पिताजी को बुखार है, अभी तो स्टार्टिंग हुई थी। कोई बात नहीं, मैं कहा चलो जी माफ़ी मांग ली। मैं कहा मेरी गलती है, मेरे मन ने गलत करा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पार्टी रख ली जी, जवाई बनाया जी, लड़की बनाई है जी, गुफा में बड़ी पार्टियाँ शार्टियाँ चली। तो वो करके हम वापस आ गए। तो सिस्टम वो एग्जैक्ट चलता रहा, बस वो ख़त्म हो गया। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास एक रात सोई, वो गुफा में ही रहती थी। फिर इन्होंने कहा बाबा ने मुझे कि आप ऐसा करा करो कि 2 दिन आप अपने घर रहा करो और 2 दिन गुफा में ही सोया करो। क्योंकि जो सिक्योरिटी थे या जो बंदे थे उनको सबको पता था कि हनीप्रीत यहाँ रहने लगती है। तो मेरे आने जाने से वो पर्दा रहता था कि भी ये भी यहाँ रहता है, दोनों आ जाते हैं चले जाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है कहानी। तो मैं भी जाता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सारी सुनाने बैठे तो शायद सारी रात नहीं, बहुत लंबा चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे टूरों पे जाते थे, होटल्स में रूम लिया जाता था। वो रूम वो लिया जाता था कि जिसमें बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए बीच में दरवाज़ा होता है, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाज़ा है। तो बाहर से बाबा घुस जाता था इधर से, मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए, ये अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? मैंने करा ऑब्जेक्ट, वो कहते नहीं तो मैं तो सेवा करती हूँ, मेरा गुरु है, मैं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, आपने जो करना है कर लो मेरा। पर बाबा चाहता था कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तुझे बकरा बन के यहाँ रहना पड़ेगा, दुनिया के सामने तेरा यूज होएगा और नाम तेरा काम मेरा। फैक्ट ही था ये। और उसमें क्या किया उसने, डेरा मैनेजमेंट, जितनी भी डेरा मैनेजमेंट थी, कोई भी डिपार्टमेंट था, कोई बिजनेस था, वो अपनी गुफा के नीचे कमरे बना दिए और मुझे और बाबा के 2 दामाद को वहाँ का हेड बना दिया।
वो दामाद तो बहुत कम आते थे, क्योंकि उनके पास ऐशो इज़्ज़त का बहुत काम था, बच्चे भी थे, उनके आगे बच्चे भी थे। तो मेरे पास तो मैं तो खाली इंसान था, ना मेरे पास रात को सोने को मिलता था टेंशन की वजह से, ना मैं दिन में सो पाता था। तो मुझे वहाँ बिठा दिया गया ऐसे बकरा। जितना डेरा मैनेजमेंट, जितने आदमी जिनको जो काम पड़ता है वो मेरे पास आता था कि भी जीजा जी बोलो ये क्या करें। उन लोगों को बहुत खुशी की लहर भी थी कि भी आज एक बंदा पॉइंट हो गया जिससे हम काम करा सकते हैं। हम बाबे पे तो हर टाइम जा नहीं सकते कि हमने ये कराना है, आज कैंटीन में ये कराना है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी डेरे में होता था वो पत्ता भी बाबा के कहे बिना नहीं हिलता था। अगर एक ईंट भी लगानी होती थी तो वो बाबा से पूछे बिना नहीं लग सकती थी डेरे में। ये डेरे का टेक्सचर जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये चला, ये चलता रहा। मैं बहुत बीमार रहने लग गया। ये लोग घूमते रहते थे टूरों पर, मैं लॉन में पड़ा रहता था, मुझे डॉक्टर टीम देखती रहती थी। मेरा बीपी, मेरा मेरा मतलब सिस्टम खराब हो गया। ना मैं किसी को कहने जोगे था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई विश्वास भी नहीं करता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो चलो ये सारा 2011 तक ये चैप्टर मैंने 1.5 साल वहाँ सहा, खून की घूंट पी। 11 तक, हाँ जी। और 2011 में एक दिन मैं बाबा की गुफा में ही था, मई में। वो मैंने अपनी हाई कोर्ट की पटिशन में दी है, जो पहले भी दी है और आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो बाबा की गुफा में रहता, तो बाबा और मेरा कमरा साथ साथ था। तो नींद तो मुझे वैसे नहीं आती थी, बेचैन में रहता था। जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्यूरियोसिटी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ, तो दरवाज़ा पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने। वो दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था। वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। बाकी वह मेरी एक उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं तो आज बहुत मुश्किल है अपनी वाइफ के बारे में या कहना। मेरी भी तो इज्जत, मैं भी तो एक खानदानी आदमी हूँ, मेरे दादा, बहुत मुश्किल है। आज दुनिया के लिए तो मैं मजाक बन जाऊंगा, या मीडिया के लिए, या एक सारा सिस्टम है, वो कहेंगे क्या बोल रहा है, लोग मेरा वो भी करेंगे, हो सकता है मैं यहाँ से निकल भी ना पाऊँ। ठीक है सर। तो जब हुआ ये 2011 में हुआ, तो बाबा ने भी देख लिया, उसने भी मुझे धमकी दे दी कि अगर तूने अपने जाके पेरेंट्स को या किसी को ये वाकया बताया तो ना तो तेरे खानदान को छोड़ेंगे और तुझे तो छोड़ना ही क्या है, देख ले तूने क्या करना है, ये तेरे पे ऑप्शन है विश्वास। हाँ, पर्सनली बाबा ने मुझे कह दिया उसी टाइम। बाबा और हनीप्रीत थी, और कोई होता ही नहीं था वहाँ पर। पहले जब आपको पता था ये सारी बात, पहले कोई बोली उस टाइम, और किस बार बोलने के बाद माफी को मांगी, मैं बताऊंगा, वो तो आगे है चैप्टर माफी। आप इतनी जल्दी अगर कहेंगे कि रामायण में पूरी कर दूंगा, मैं कर नहीं सकता। जो भी है ये, अगर आप मेरे को कहोगे माफी को, तो बहुत 2014 की बात है। मैं बताता हूँ सर, आपको बताता हूँ, अभी आप चलने बोलने तो दीजिए मुझे। आज हकीकत मुझे बोलने दो, अगर नहीं बोलना तो आपकी मर्जी है, मैं क्विट कर जाऊंगा यहाँ से। मैं बड़ी मुश्किल से 25 दिन में अपना मन बना के, अपनी जान हथेली पे लेकर तैयार होकर बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, तो क्या था, जब उन्होंने धमकी दे दी, मैं अपने घर चला गया। मैंने अपने फादर को कहा भाई ये सिस्टम है और ये हुआ, मैंने आंखों से देखा, अब तो मानना चाहिए। तो उन्होंने माना, और साथ ही साथ 1 या 2 दिन में डेरे के जो पर्सनल सिक्योरिटी के गनमैन थे, डेरे के स्कूल के बच्चे भर्ती कर रखे थे डेरे ने, लंबे लंबे कद के भर लिए, उनको वर्दी बना दी कॉफ़ी कलर की, उनको असले दे दिए हाथ में खड़े रहने के लिए। उनमें से जो हमारे लगाए बच्चे थे, क्योंकि शुरू से मैं वहाँ रहा डेरे से, बचपन में सब मेरे साथ, मेरा प्यार था सबके साथ, सबका लगाव था। तो वो 2 बच्चे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आज, वो मेरे फादर के पास आ गए कि हमारे को ऑर्डर मिल गए हैं कि इनको जीजा जी को ख़त्म करना है। हाँ, मारने का ऑर्डर दे दिया है, पर हमारा दिल नहीं मानता है कि हम इनके साथ रहे हैं, हम इनकी नेचर जानते हैं। हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई थर्ड पर्सन करेगा तो है। बस हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, हम इनको चुप चुपाते यहाँ से निकलवा दें, अगर आप तैयार हो इनको निकालने। तो मेरे फादर ने ना कुछ, हाँ मैं अपनी कोठी में ही था। तो मेरे फादर ने ना, जब उनका, मैं इकलौता लड़का हूँ, कौन माँ बाप है, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे के बारे में कोई कहे कि वो तेरे को मार देगा, तो और भी इतना शक्तिशाली आदमी, क्या आप उस टाइम को सोचोगे अगर भाई इसको काट निकालो यहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे को और मेरी मदर को और मेरी फैमिली को उन्होंने निकलवा दिया रातों रात, और मेरे को, मैं पंचकुला आ गया। पंचकुला मेरे मामा जी रहते हैं, उनके पास आ गए। तो
उसके बाद हमने मकान किराए पे लिया 2012 की बात, 11 की 11 जुलाई में मैंने डेरा छोड़ के पंचकुला आ गया। ठीक है, तो उसमें क्या, पंचकुला आ गया, मैंने किराए पे मकान ले लिया और मेरे फादर और मैं वहाँ जाके सामान भी उठाने गए। उसमें भी एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि हम सामान नहीं उठाने देंगे, आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और क्योंकि कुछ थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ कि मेरे दादाजी एमएलए थे, घरोंडा के रहने वाले, करनाल पानीपत के बीच में। हम एक मानी हुई फैमिली थी, बहुत प्रॉपर्टी थी। तो हमने जब बाबा के कंटेक्ट में रहे तो मेरे फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ बेच के डेरे में इन्वेस्ट कर दी। जो उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हैं या बाबा ने जहाँ जहाँ कहा, करनाल में मेरी कोठी थी 500 गज की, वो भी हमने सारी वहाँ इन्वेस्ट कर दी। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करी तो कुछ डेरे की ज़मीनें मेरे नाम थी। जब फैक्ट्रियाँ लगाई तो मैं प्रोपराइटर था, तो उस टाइम ज़मीन मेरे नाम होगी, हमने पैसा भी लगाया था। तो कुछ रजिस्ट्रियाँ मेरे नाम थी, कुछ फैक्ट्रियाँ मेरे नाम थी। वो कहने लगे पहले आपको ये हमारे नाम करानी पड़ेगी अगर यहाँ से जाना है तो। आप 2011 में वापस गए, आपकी जान को खतरा था। जी, और आप फिर वापस डेरा गए अपना संभाले, तो आपको तब जान का खतरा नहीं लगा? हाँ जी, तब आपको जान का खतरा नहीं लगा? कुछ मेरे कागज़ थे, मेरे बिना वो मेरे फादर नहीं ला सकते थे, मुझे जाना पड़ा। हाँ, तो आपको उस दौरान धमकाया या कुछ? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको ये रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। वहाँ एक राकेश साधु है, डेरे का बाबे का राइट हैंड है, वो आज भी है। उसने मेरे पास एक पिस्तौल भी रख दी कि अगर आप रजिस्ट्री नहीं करा के जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे फादर पापा कहने का जो आपने नाम कराना है, कोई एक्स्ट्रा भी कुछ नाम कराना हम करा के जाने। उस डेट को हमने रजिस्ट्री कराई है, वो कहता वो रिकॉर्ड पे है। वो डेट मेरे को इस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, 15/7। ठीक है, तो वो हुई। तो उसके बाद चलो हम ले गए सामान। तो उसके बाद क्या हुआ, डेरे ने मेरे मकान के बाहर एक 4-5 बंदों की टीम बिठा दी, क्योंकि मेरे घर के सामने एक पार्क था, 15 सेक्टर में मैं रहता था, पंचकुला में। तो टीम बिठा दी जब उन्होंने, तो वो क्या करते थे, जैसे मैं घर से अगर निकलता था, सारा दिन तो घर में भी नहीं रहा जा सकता, मैंने एक पर्सनल पीएसओ रख लिया जाते ही, कि मुझे पता था ये काम होएगा, गड़बड़ होएगी। मैंने पर्सनल पीएसओ रख लिया। तो एक आधी बार जैसे मैं कभी 2 या 4 दिन में थोड़ा सा जल्द मार्केट तक ही जाना है, कोई सामान लाना है, तो मैं देखूँ कि मेरे पीछे मोटरसाइकिल मूव कर रही है। तो मुझे शक हुआ कि बंदे तेरे पीछे हैं। मैंने गाड़ी रोकी तो वो भी रुक गए। तो ऐसे करते करते एक दिन मैंने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिल हैं, और मैंने फिर एसपी को इन्फॉर्म करके 7 बंदे अरेस्ट करा दिए डेरे के। हाँ, अरेस्ट हुए, डीडीआर कटी है, सब कुछ हुआ है। अरेस्ट हुए तो एसपी ने मुझे बुलाया और उनके पास से एक डायरी पकड़ी गई जो लिखित थी, पीछे रिकॉर्ड था। डायरी वही चल रही थी, बंदे डेली बदल रहे थे, मतलब जॉब लग गई उनकी। उनको पूछा गया, उनके गले में लॉकेट था, अभी आप इनके पीछा क्यों कर रहे हैं और आप इनकी रैकी क्यों कर रहे हैं? कहते हमारे को तो डेरे ने ड्यूटी लगाई है कि इनका देखना है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इनका। अच्छा, वो डायरी में लिखा था कि आप कितने बजे कहाँ हाँ हाँ हाँ, अगर मैं अपने मामा के घर गया कि 3:05 पे उसमें लिखा है कि अपने मामा के घर गया, बाजार गया तो यहाँ लिखा है। इस टाइप की वो डायरी उनसे पकड़ेगी। पुलिस ने सीधा कह दिया कि भाई अब तो ये गड़बड़ है, ये इसको मारेंगे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को उसी टाइम अवेलेबल करा दी। हाँ जी, ये जो गुफा की बात आती है बार-बार, ये गुफा हकीकत में है कि नहीं? वीडियो में दिखाया, वैसे भी आपने भी जिक्र किया 2 बार गुफा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गुफा का जिक्र मैंने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में 2011 में भी करा। उस टाइम क्या था कि ऊपर एक कमरा हुआ करता था, बीच में एक कमरा था और एक ग्राउंड लेवल पे कमरा गया, उसके नीचे एक हॉल था काफ़ी बड़ा, और उसके ऊपर एक हॉल था इधर, जिसमें हमारे फैमिली के, बाबा के फैमिली के कमरे बनाए गए थे। वो क्या हुआ, जब मेरा हाई कोर्ट में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया तो वो उसके बाद उसने डिसमेंटल कर दिया, सारा ज़मीन से लेके बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और अब जो गुफा बनी है वो सारी नई है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या बना। रास्ते कहाँ थे, वो कहाँ जाते थे? वो आश्रम को खुलता था, साध्वी आश्रम को, उनका पहले भी गेट हुआ करता था, मुझे पता है। नए डेरे की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी कोठी भी नए डेरे में थी। एक और बात थी कि वहाँ पे हथियार भी रखे जाते थे, वो भी ट्रेनिंग भी देता था अपने। मुझे और हथियार का तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म हूँ मैं 100% कि बाबा हर टाइम अपनी गाड़ी में कहीं भी मूव करता था तो एक पेटी में एक हथियार हुआ करता था, और जिस भी गाड़ी में बैठता था उसका सेवादार वो पेटी उसकी गाड़ी में रखता था।
ये मैं कंफर्म उसके हूँ। बाद बताइए कि फिर क्या हुआ जब चलो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, उसके बाद सारा कुछ हो। फिर मेरे को सबने सलाह दी कि अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपको बोलना पड़ेगा इसके बारे में, आपको बताना पड़ेगा आपके साथ क्या हुआ। तो मैंने हाई कोर्ट में पटिशन डाली और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इंडिया टीवी ने मेरा लाइव इंटरव्यू लिया। ये इकट्ठा 2-3 दिन में हुआ। उसका खामियाजा मेरे को इतना भुगतना पड़ा कि मैं 5 साल परेशान हुआ। माफ़ी क्यों मांगी वो मैं अब बताना चाहूँगा। सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर किसी के काबू कोई लड़की है और उसकी फैमिली है तो दहेज का केस तो बड़ा ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में डल जाता है। जबकि मेरी जो दहेज का केस मेरे पे डला वो 12 या 13 साल के बाद डला, मेरी शादी के बाद। वो बनता ही नहीं था किसी तरह से। वो दबाव में इन्होंने MP के इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में उन दिनों, जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई क्योंकि मैं भी मेन बंदा था बाबा का लड़की दामाद के रूप में। वो लड़की वहाँ रह रही थी बाबा के साथ, तो उस संगत के मुंह में क्वेश्चन तो था पर राजा को काना तो कोई भी नहीं कह सकता। वहाँ पूछ नहीं सकता था कि ये लड़की क्यों रखी है और उसका परिवार क्यों चला गया, पर क्वेश्चन सबके मन में था बहुत बड़ा। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। मजबूरी क्या थी आपको? हाँ, मैं मजबूरी माफ़ी मांगने की बताता हूँ। तो मेरे पे एक दहेज का केस कर दिया गया जिसमें मेरे फादर, मदर और मेरे को तीनों को इन्वॉल्व किया गया। हमें पता चल गया 2-2.5 महीने हम लोग भागते रहे, जैसे आज अनिपित भाग रही है, बहुत भागे हम भी। हमने भी बहुत ठिकाने बदले क्योंकि डेरे के इतने फॉलोअर्स थे हमारे को ढूंढने में। पुलिस का इतना रोल नहीं था उस टाइम, पर डेरे के इतने फॉलोअर्स थे, खाली बैठे थे, डेरे की गाड़ियाँ, डेरा का पैसा, किसी का क्या लग रहा है, भागते फिर रहे थे वो भी हमारे पीछे। तो हमारे रिश्तेदारों ने हमारी बड़ी हेल्प करी उस टाइम